अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एमएमपी में हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था हमने। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आज हमारा टॉपिक है। लेकिन जो लास्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्केल फैक्टर्स को, तो स्केल फैक्टर्स का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने dx तक डेरिवेशन कर ली थी कि हम जो हमारी 3 इक्वेशंस थी 1, 2 एंड 3, उसमें से इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया था विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई। वहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिली थी और तीन इक्वेशंस को हमने सम अप करके सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन निकाली थी जिसे हमने नाम दिया था dx। इसी तरीके से हमने कहा था कि हम y के लिए कैलकुलेशन करेंगे और z के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हम अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है स्केल फैक्टर का वो कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करेंगे स्फेरिकल की, सिलेंड्रिकल की और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। मैं आपको इन तीनों में से कोई एक सिस्टम करवाऊंगी और बाकी 2 सिस्टम जो होंगे वो आपने ख़ुद परफॉर्म करने होंगे, उनकी डेरिवेशन आपने ख़ुद करनी होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर ली थी। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये जो dx की इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ तक डेरिवेशन करनी थी। अब थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको कि हमने डेरिवेशन की किस तरीके से थी। हमारे पास जो x था वो फंक्शन था किसका, r का, थीटा का और फाई का। इन 3 का फंक्शन था हमारे पास। हमने कहा था कि हमने अगर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई। यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिली थी जिनको हमने नाम दिया था dx1 का, dx2 का और dx3 का। टोटल के लिए हमने क्या किया था, इन सबको हमने सम अप कर दिया, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3। जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को जो हमने निकाली थी dx1, dx2 और dx3, इनको सम अप किया तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई, इक्वेशन 12। तो यही मेथड जो हमने dx के लिए किया है, ये इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम बाकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, dy की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और dz की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। नेक्स्ट में हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, dy की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। dy की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने इक्वेशन 2 में देखा था कि जो y है हमारे पास वो 3 वेरिएबल का फंक्शन था, r, थीटा और फाई का। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई। अगेन हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 इक्वेशंस को सम अप करेंगे तो हमें dy की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। तो dy की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है। आपने इसको डेरिवेट कर लेना है और ये वैल्यू मैच करनी है कि क्या ये वैल्यू आपके पास आ रही है या नहीं आ रही। तो dy हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई dr प्लस r कॉस थीटा साइन फाई d थीटा प्लस, यहाँ पर एरो मैंने नीचे की तरफ लगाया हुआ है कि एक टर्म जो है रिमेनिंग है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी, r साइन थीटा कॉस फाई डी फाई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो हमें dy मिल गया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था तो हमें dx मिल गया था। अब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी dz। अब हम अगर इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें dz की वैल्यू मिल जाएगी। अब याद रहे कि जो dz था हमारे पास, उसमें हमारे पास r का फंक्शन था, थीटा का फंक्शन था। z का फंक्शन अगर हम z के लिहाज से लें तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है। तो हमने जब r के लिहाज से डेरिवेट किया तो cos थीटा dr आ गया और थीटा के लिहाज से जब डेरिवेट किया तो माइनस r साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास dz की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस आ गई हैं। एक हमारे पास आई थी सबसे पहले dx की, दूसरी आई है dy की, तीसरी आई है हमारे पास dz की।
टोटल हम फाइंड आउट कर रहे थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केल फैक्टर्स H1, H2, H3। तो स्केल फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, dx का स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। dx की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, dy की भी है, dz की भी है हमारे पास। इन सब की वैल्यू को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म है, इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। देखें फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास dr² यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। जैसे ये r² कॉमन आ रहा है, d∠θ² कॉमन आ रहा है, ये देखें d∠θ² r²। उसके बाद क्या चीज़ कॉमन आ रही है, cos² कॉमन आ रहा है, ये हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, उसमें r² sin² कॉमन आ रहा है, ये देखें r² sin² d∅² कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये वाली और ये वाली d∅² और ये d∅²। अब जो फैक्टर्स यहाँ पर इस इक्वेशन, ये टोटल जो इक्वेशन है ना, जो मैंने 4 लाइनों में लिखी है, ये बेसिकली इक्वेशन एक ही इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जो टर्म आपके पास कॉमन आ रही हो, जो फैक्टर कॉमन आ रहा हो उसे कॉमन ले लेना है, बाकी फैक्टर को आप अंदर लिख लेंगे। जब हमने इस लास्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया कॉमन फैक्टर लेने के बाद, तो हमारे पास ये टर्म आई। अब जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आपके पास आ जाएगा cos² प्लस sin²। बहुत सारी टर्म्स जो होंगी वो इस फॉर्म में आएंगी। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये हमेशा इक्वल होती है 1 के। cos² प्लस sin² हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह 1 पुट करते जाएंगे, जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे आपके पास वो ये वाले होंगे। ये टर्म आपके पास आ जाएगी 1 dr² प्लस r² d∅² प्लस r² sin² d∅²। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन हमें विदाउट स्क्वायर स्केल फैक्टर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस इक्वेशन का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो होगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ds की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 1 dr आ जाएगा, r d∅ आ जाएगा, r sin थीटा d∅ आ जाएगा। अब हम ज़रा स्केल फैक्टर को मैच करते हैं। हमने कहा था जो x होगा वो होगा q1, और q1 में हमारे पास क्या आता है, स्केल फैक्टर h1। तो देखें dr में हमारे पास 1 dr आ रहा है, मीन्स या तो सिंपल dr लिख दें या 1 dr लिख दें, सेम बात है ये। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर जो हमारे पास है वो 1 आ रहा है। दूसरा हमने कहा था कि जो y होगा वो होगा q2, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में y को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा हमारे पास q2 है, तो इसके साथ स्केल फैक्टर आएगा h2। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास वैल्यू है r d∅। तो d∅ जो है ये एज अ dq2 कंसीडर होगा, और ये जो r है ये स्केल फैक्टर है हमारे पास, h2 आपके पास आ गया। इसी तरीके से ये जो d∅ है ये z कंसीडर होगा हमारे पास। स्फेरिकल में आपके पास ये फाई है, और इसके साथ हमारे पास है r sin थीटा। तो स्केल फैक्टर 3 हमारे पास आ जाएगा r sin थीटा। ये हमने 3 स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर लिए स्फेरिकल में जो रिक्वायर्ड स्केल फैक्टर थे। इसी तरीके से अब आपने बाकी स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कार्टेशियन में फाइंड आउट करने हैं और सिलेंड्रिकल में फाइंड आउट करने हैं। ये मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ कि आपने जिस तरीके से हमने ये वाला मेथड किया है स्फेरिकल वाला, सेम उसी तरीके से आपने सिलेंड्रिकल में इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। स्केल फैक्टर आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अब आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट सिस्टम, ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे। नेक्स्ट सिस्टम आपके पास आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी और उन 3 इक्वेशंस को आप यूज़ करते हुए आप स्केल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। याद रहे कि कार्टेशियन में आपके पास स्केल फैक्टर तीनों 1 के इक्वल आएंगे। जस्ट जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट होंगी, आपकी 1, 2 और 3 वाली जो इक्वेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये हमारा जो स्केल फैक्टर का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे इसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हमने क्या प्रूव करना है, ये भी हम तीनों सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। अब पीछे मैंने आपको स्फेरिकल सिस्टम करवाया, अब मैं आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम करवाऊँगी। सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्वेश्चन किस तरीके से आता होता है, प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑर्थोगोनल। अब सिलेंड्रिकल की जगह कार्टेशियन भी आ सकता है या स्फेरिकल भी आ सकता है। मेथड आपने सेम ही ऑब्टेन करना है, किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट नाम में डिफरेंस होगा और एंड आंसर में डिफरेंस होगा। बस हमें प्रूव करना है कि क्या वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम सिस्टम कौन सा डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है बच्चों हम यूज़ करते हैं रो, फाई और जी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू आएगी उसे रो, फाई और जी की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सिलेंड्रिकल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल हमारे पास होता है x इज इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई, जी इज इक्वल टू जी। ये वैल्यूज़ तीनों आपने याद करनी है। जनरल अगर हम बात करें, अगर हम x, y और z तीनों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक जनरल वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर r। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर r है वो हमारे पास आ जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स आई की भी इक्वेशन है हमारे पास, आई इज़ द यूनिट वेक्टर बेसिकली, वाई की भी इक्वेशन है हमारे पास और जी की भी इक्वेशन है। जे एंड के अगेन आर दी यूनिट वेक्टर्स। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को और जी की वैल्यू को जो यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 में मेंशन है, हमने इन्हें पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर एक्स, वाई और जी की जगह पर। और साथ में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स आएंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जे के हमारे पास एज इट इज़ है। एक्स की जगह इसकी वैल्यू आ गई रो कोस फाई, ये देखें रो कोस फाई लिखा हुआ है। वाई की जगह इसकी वैल्यू आ गई रो साइन फाई, यहाँ पर रो साइन फाई लिखा हुआ है। जी की जगह इसकी वैल्यू जी ही रहेगी हमारे पास और के इज़ द यूनिट वेक्टर। वी आर टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है, जब भी हमने कोई सिस्टम को प्रूव करना हो कि वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है, हमने उसमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी दो यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट वेक्टर, या 2 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट वेक्टर, या 1 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट वेक्टर। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अगर आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर 0 आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा हमारे पास। अगर आप दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि वो सिस्टम ऑर्थोगोनल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट किस तरीके से करना है। उसके बाद हम उसका प्रोडक्ट लेना सीखेंगे कि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल आर बाय पार्शियल रो, पार्शियल आर बाय पार्शियल रो का मॉड आ जाएगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होता है। आर हमारे पास जो है बेसिकली फंक्शन है, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे रो के लिहाज से तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी और डिनोमिनेटर में वही इक्वेशन स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएगी। ये स्क्वायर और अंडर रूट हमारे पास 1 के इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सेम उसी तरीके से ये वाली टर्म भी 1 के इक्वल है। तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, a1 cos फाई आई प्लस साइन फाई जे। इसी तरीके से हम r को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, उसी का मॉड ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अगेन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये वाली टर्म हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। रिमेनिंग जो ऊपर वाली टर्म है इसमें रो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है आपके पास रो स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा रो। ये रो जो है ऊपर वाले रो से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, ये इक्वेशन 5 बच गई। इसी तरीके से हम थर्ड यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड यूनिट वेक्टर जो है ये हमारे पास पार्शियल आर बाय पार्शियल जी डिवाइडेड बाय इट्स मॉड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का जी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ये के आ जाएगी, 1 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट एंड आंसर के यूनिट वेक्टर आएगा। इट्स मीन थर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 में आपने फर्स्ट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन 6 में आपने इक्वेशन 5 में आपने सेकंड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन 7 में आपने थर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास तीनों यूनिट वेक्टर मौजूद हैं। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद कोई से भी दो यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एंड आंसर आएगा वो बताएगा कि सिस्टम ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a1 और a3 को मल्टीप्लाई करती हूँ, ये a1 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू है। यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट के रूल अप्लाई करने हैं। देखें i डॉट के हमेशा 0 होता है, j डॉट के भी 0 होता है, सिर्फ क्या होता है i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दी डॉट प्रोडक्ट रूल। तो अगर ये दो टर्म 0 होती हैं हमारे पास तो इसका मतलब है जब मैं i को k से मल्टीप्लाई करूँगी या जब मैं j को k से मल्टीप्लाई करूँगी तो एंड आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारा एंड आंसर 0 आ चुका है। मीन्स हमने दो यूनिट वेक्टर लिए a1 और a3, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ये हमने एंड आंसर से प्रूव कर लिया। a1 और a3 यूनिट वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसी तरीके से बाकी दो यूनिट वेक्टर्स को भी हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड में 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें i मल्टीप्लाई हो रहा है i के साथ, i डॉट i 1 होता है, ये कंसीडर होगा आपके पास। मतलब ये आ जाएगा cos फाई माइनस साइन है इसके साथ, माइनस बाहर ले ले, cos फाई साइन फाई विद नेगेटिव साइन। j को देखते हैं, j डॉट j हमारे पास 1 होता है तो इसका मतलब है ये वैल्यू कंसीडर होगी j डॉट j वाली। तो साइन फाई कॉस फाई है लेकिन प्लस साइन के साथ है। देखें यहाँ कॉस फाई साइन फाई था, यहाँ साइन फाई कॉस फाई आ गया है, तो दोनों सेम ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड आंसर क्या बचा 0। ये अगेन ही शो कर रहा है कि भाई दो यूनिट वेक्टर जो हमने लिए थे a1 और a2 ये भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। a1 और a3 पीछे हमने प्रूव किया, अब a1 और a2 प्रूव किया। थर्ड और लास्ट हम देखते हैं कि a2 और a3 भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें i k के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, j k के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट रूल। ये हम खुद से नहीं अप्लाई करें, ये डॉट प्रोडक्ट का रूल है। तो एंड आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इट्स मीन a1 a2 और a3 तीनों के लिए आपने बारी बारी देख लिया। पहले a1 को a2 के साथ किया, a2 को a3 के साथ किया, a3 को 1 के साथ किया, 1 को 3 के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया। सारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी में हमने देख लिया, एंड आंसर 0 आता है।
तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं A1, 2 और 3, जिन्हें हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने किस में यूज़ किया है, हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ किया है। तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आपने ख़ुद प्रूव करने हैं कि क्या उनके यूनिट वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं या नहीं हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।